राजस्थान को हम उसकी ज्योग्राफिया से भी समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें जो पूर्वी राजस्थान वो क्या कर रहा है, सेंट्रल राजस्थान या फिर नॉर्थ वेस्ट ये क्या कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूर्वी राजस्थान की बात ही जानना चाहूँगा कि पिछली बार कांग्रेस को बहुत बड़ा एक हिसाब से ये लगा लीजिए कि सपोर्ट मिला वहाँ से। एक दो लोग ही बीजेपी के वहाँ से जीत पाए और ज़्यादातर या एक शायद बसपा से जीते थे और बाकी सब कांग्रेस को सीटें गई हैं। बसपा का बेस ये पूर्वी राजस्थान होता है। पूर्वी राजस्थान में देखिए, एक हमें कुछ फैक्टर्स अगर हम ऐतिहासिक रूप से माने तो हमारे राजस्थान में करीब करीब 60%, चाहे वो पक्ष के एमएलए हों चाहे विपक्ष के एमएलए हों, उनको जनता बदलना पसंद करती है। तो आप मान के चलिए कि 100 में से 60 जो कांग्रेस के हैं उनका हटने का नंबर है। अब की बार बदल रिपीट होते हैं ना। लेकिन बीजेपी के भी 77 थे, तो वो बहुत बड़ा गैप नहीं है। तो पूर्वी राजस्थान के एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उनकी सामाजिक संरचना क्या है। पूर्वी राजस्थान में एक फैक्टर जो कम चर्चित होता है वो है दलित वोट, खासतौर से चमारों का वोट, और जो मायावती परंपरागत रूप से लेती रही हैं। लेकिन ये देखा गया है कि बीएसपी का से जो जीतते हैं, ज़्यादातर लोग पूर्वी राजस्थान से जीतते हैं। मतलब मैं खुद भरतपुर से हूँ, तो भरतपुर से ही हम देखें तो 2-3 लोग बीएसपी के जीत के आए, 3 लोग अगर उसमें धौलपुर भी जोड़ दें पुराना, तो उस तरफ से वो जीत के आते हैं। लेकिन वो आमतौर पर वो कांग्रेस में मिल जाते हैं। लेकिन एक ये भी देखा गया है कि जैसे जैसे मायावती कमज़ोर हो रही हैं, जो दलित वोट है, खासतौर से चमार वाला वोट है, जो अम्बेडकराइट है, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो बड़ा साइलेंट वोटर है, जो बहुत ज़्यादा ऊपर की ध्वनि से नहीं पता लगता। तो मुझे लगता है इस मामले में जो उनका एक दूसरी तरफ से लॉस हो सकता है, वो कहीं कहीं मेकअप करने की बात है। एक फैक्टर है गुजर वाला, जो सचिन पायलट की वजह से आता है, वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो गुजर बेल्ट बेसिकली करौली के आसपास और धौलपुर के और टोंक और ये इस तरफ, ये सारी एक पूरी बेल्ट है। भरतपुर में भी है, जैसे नगर है, उसमें बहुत ज़्यादा बहुतायत है। वहाँ पे आम तौर पे ऐसा लगता है जैसे गुजर वैसे भी परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर हुआ करता था, और सचिन पायलट की पिछली बार जो मौका देख के उन लोगों ने उनका झुकाव रहा। लेकिन गुजर जाति के जो वोट के पैटर्न में कुछ समस्याएं भी हैं। सचिन पायलट मायावती नहीं है कि वोट 100% ट्रांसफर करा दें, है ना। वो लालू यादव नहीं है जो वोट ट्रांसफर करा दें। सचिन पायलट की लिमिटेशन ये है कि अगर कोई गुजर खड़ा नहीं है तो किसी को नॉन गुजर को वोट दिला सकते हैं। अगर वहां पे कोई लोकल खड़ा हो गया, जो होता ही होता है, जैसे ही बहुतायत होगी, तो वो लिमिटेशन हो जाती है कास्ट की। इस एंगल से देखें तो पूर्वी राजस्थान में एक ईआरसीपी जो मुद्दा है, एक ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, ये राजस्थान के भविष्य की शायद सबसे ज़्यादा एम्बिशियस योजना है। ये योजना का जो स्केल है वो ये है कि 37,000 करोड़ की एक योजना बनी, जिसको वसुंधरा जी जाते जाते दे गई और नेशनल स्कीम के रूप में उसे मानती थी कि सरकार को नहीं। उस पर ये हुआ कि बीजेपी बहुत ही ठंडा रवैया रहा, और जो गहलोत सरकार है उसने उस पर करीब 14,000 करोड़ का बजट भी एलोकेट कर दिया है, और वो ग्राउंड पे काम कुछ होने लगा है। इसको भुनाने की कोशिश करेंगे। तो आपका ईस्टर्न राजस्थान जो मैं कहूँगा कि अभी थोड़ा सा फंसा हुआ है, और हमें अगले 3-4 दिन में देखना है उसमें और क्या होने वाला है। तो आप जाट छोड़ रहे हैं, धौलपुर के, भरतपुर के, वो जाट क्या करने जा रहे हैं? क्या किसान आंदोलन का उनके ऊपर कोई असर है, या फिर वो एक हिसाब से जो सांप्रदायिक राजनीति है बीजेपी की उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है? हाँ, देखिए, मैं इसको भी थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा, और आप तो खुद ही हरियाणा से, तो आप ज़्यादा समझते होंगे। एक ही जो जाति का हम कहते हैं ना कि जाति समीकरण होता है, मैं इससे एक विपरीत विचार रखता हूँ, जो जिसकी परीक्षा होनी है। क्योंकि हम रजनी कोठारी के प्रयोग के बाद ये एक चलन में आ गया कि हम इसको ऐसे बोलते हैं। आप देखिए, आप खुद जानते हैं कि अगर कोई जाति किसी लंबे समय तक किसी सीट पे काबिज हो जाती है, तो सबसे बड़ी चुनौती उस जाति के अंदर से आती है। अंदर से आती है। तो अंदर से आने का मतलब क्या, वो विभाजित हो गई। तो हम जो कहते हैं कि जाट इधर चला जाएगा, गुजर इधर चला जाएगा, सिर्फ वो जातियां जो थ्रेटन्ड है, जैसे माइनॉरिटीज है, दलित है, या जो कॉर्नर्ड हैं, वो जातियां अपने प्रतिनिधि को पाके इकट्ठी हो सकती हैं। बाकी जातियां टूटने लग गई, अब वो बात रही नहीं है ना। तो मैं जातियों के समीकरण पे नहीं जा, मैं ऐसा मानता हूँ, जो मेरा थोड़ा सा फिर से एक अध्ययन का विषय है, मेरी एक कैलकुलेशन है जहां मैं लगभग कांग्रेस को एज देता हूँ, ईस्टर्न राजस्थान नहीं, ओवरऑल ही देता हूँ। मेरा एक तर्क ये है कि देखिए, ऐसा होता है कि जो वोटर है वो, हमने देखा पिछले 30 साल में कांग्रेस को और बीजेपी को जो मिनिमम वोट है वो करीब 32% मिलता है। तो इसका मतलब ये कि सारी हवाएं, सारी जातीय समीकरण उसमें शामिल हैं, और 2-3% के मार्जिन से, जैसे पिछली बार सरकार 0.54% के उससे मार्जिन से बनी है ना, करीब 1,69,000 वोट के अंदर से बनी है। तो जो वोटर है वो, ये 65% वोटर ये कि इन दोनों जातियों, इन दोनों पार्टी का फिक्स है।
और आरएलपी है, इंडिपेंडेंट्स हैं, बीएसपी है, जो पार्टी अपनी परफॉर्मेंस है वो करीब करीब 15% में और सिमट जाती हैं। तो जो 20% वोटर है ना राजस्थान का, उसको कोई आकर्षण चाहिए, वो किसी से नहीं बंधा हुआ। उसके लिए मात्र एक ही तरीका है, या तो आप उनको सीधा खरीद लो, ये बड़ा दुखद शब्द इस्तेमाल, लेकिन मैं इसको दूसरे ढंग से, ये जो वेलफेयर स्कीम्स है ना, ये उन्हें वहाँ सपोर्ट करेंगे। तो ये गारंटी, बड़ा कांग्रेस की जो गारंटियां हैं, 7 गारंटियां हैं, ये उन 20% को अट्रैक्ट कर रही हैं, आपका मानना है? मेरा मानना है कि 20% में से वो 12-14% वोट ये लेके जाएंगे वो, जी। और इसका मतलब है कि वो स्विंग हो जाएगा। तो इलेक्शन जैसा अभी दिख रहा है हमें, उससे अलग होगा, क्योंकि कांग्रेस लास्ट फेज में क्या बात करना शुरू करेगी प्रचार में कि यार आपको गारंटी चाहिए या विड्रॉ हो जाए, क्योंकि बीजेपी इसकी चर्चा ही नहीं करती। वो कहती है कन्हैया लाल, ये वो जो बातें करती है, जनता को वो प्रतिदान ही नहीं मिलती। कांग्रेस के फेलियर भी तो गिनवा रही है बीजेपी। आप सुनिए, मैं आप थोड़ी सी, क्योंकि हम दोनों मीडिया के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा, मैं अमेरिकन इलेक्शंस के अध्ययन के आधार पर कह रहा हूँ, जो मीडिया में जो चर्चा होती है ना, वो मात्र इशू को कंफ्यूज करने के लिए होती है, जबकि ग्राउंड पे हम कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। ग्राउंड पे कम्युनिकेशन, मैं फिलिप कॉटलर को कोट करके बताऊँ, कम्युनिकेशन होता है कंफर्मेशन एंड डायलॉग से। तो जो मैं और आप बात करते हैं ना अंदर, वो मीडिया की बात नहीं, अंदर अंदर तय करते हैं। तो हम बोलते हैं यार ये बात ठीक लग रही है, शायद ये ठीक है। क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, क्या करते हैं आप यार ये शर्ट अच्छी है, ये शर्ट सर ये कौन सी कंपनी की, कितने पैसे की, हम इस पर तय कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट अब जो पहले होता था, टॉप डाउन होता था, वो नहीं है। तो सामाजिक संरचना बदल रही है, लोग इंटरनेट सोसाइटी आ चुकी है, 0.4 0.5 कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो जिन ग्राउंड से हम बात करते हैं वो चुनाव नहीं है ये, और ये देखना होगा। मतलब मैं भी पक्का नहीं कह सकता, पर मैं अध्ययन के रूप में कह रहा हूँ, ये चुनाव कुछ और है। और एक और सबसे बड़ी बात, ये चुनाव सबसे बड़ी चुनौती है। राजस्थान का जो एजेंडा है वो मोदी जी के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसका कारण है कि इतनी सारी वेलफेयर स्कीम के बाद 11% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रजिस्टर करी है राजस्थान ने। इसका मतलब कहीं कहीं मैं मान सकता हूं कि बेस लो था, कोविड के बाद लो बेस था। इसका मतलब ये है कि अगर मानव केंद्रित विकास सोच पैदा की जाए तो और ज़्यादा इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है ना। तो और फिर क्या हुआ, अनसर्टेनिटी, जैसे हम ये कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो उसमें हमने देखा है, बहुत सारी स्टडीज़ बताती हैं, अगर एक बीमार पड़ जाए, पर अमेरिका में भी 30% लोग एक बीमारी के बाद गरीबी की रेखा से नीचे चले जाते हैं। तो जब इतना अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम दे रखा है, तो 2-3 जगह की सुरक्षा की ज़रूरत होती है कि आप अच्छे स्कूलिंग की व्यवस्था करें, आप एजुकेशन, आप हेल्थ केयर की व्यवस्था करें। ये आप ये भी मानिए कि जो बहुत सारे पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो ये बात बोलते हैं कि आजकल जो नैरेटिव है वो प्रधान होता है, और एक हिसाब से कहीं ना कहीं जो कई लोग इसको पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी भी बोल रहे हैं, कहीं कोई कुछ कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखता है कि नैरेटिव कई बार हावी भी होता है। कहीं नैरेटिव जो बीजेपी का है, सांप्रदायिक नैरेटिव, कहीं इन गारंटियों को दबा तो नहीं लेगा? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि मैं जानबूझ के फिर से हेल्थ पर लौट के आऊँगा। सबसे ताकतवर नैरेटिव है हेल्थ। सवाल है आप पेश कैसे करते हैं उसको। आप अगर लोगों के दर्द को मरते हुए दिखा के और जगह जगह प्रचार कर दोगे तो ये सब धरा रह जाएगा। लोगों की अपनी जीवन की आखिरी सांसों की चिंता होती है ना। इसमें पूरा इमोशनल एलिमेंट है। मुझे नहीं पता इनका प्रचार तंत्र आगे क्या रणनीति बनाता है, लेकिन अगर मेरे से कहे तो मैं निश्चित तौर पे इसको एक बहुत बड़ा इमोशनल इशू बना सकते हैं, और इमोशनल इशू बनते ही और सब इशू पीछे हो जाते हैं। और इसमें गहलोत साहब ने जो नियम थे, जो राइट टू हेल्थ का था, उसमें ठीक है उन्होंने एक्ट की एक फॉर्मेशन करी, लेकिन उसके जो नियम वगैरह आने थे, रेगुलेशंस आनी थी, वो कहाँ, वो तो नहीं कर पाए। नहीं, लेकिन जैसे आपको देखो, बड़े मैं मिडिल क्लास से हूँ, मेरी बहन ने सर्जरी कराई नी रिप्लेसमेंट की, बहुत साल से सोच रही थी, मात्र 37 रुपये लगे उनके, 3.5 लाख की सर्जरी में, नी रिप्लेसमेंट में। अब आप बताइए मेरे से कोई क्या समझा पाएगा ये बातें कह के, है ना। तो ऐसे मुझे उदाहरण अपने आसपास बहुत मिल रहे हैं। और हेल्थ का बेनिफिट 25 परिवारों में से 2-4 परिवार आपको निश्चित तौर पे दिख जाते हैं, क्योंकि ये योजना है ना हेल्थ वाली, उन्होंने पहले चला दी। ऐसे भी जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बोला जाता है कि आपको टच पॉइंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। मतलब आप क्या करें, सारी चीज़ें देने की बजाय आप किस्तों में दें, तो क्या होता है, पिछला विश्वास अगले विश्वास को लेकर आगे बढ़ता है। अगर गहलोत साहब ने कुछ किया हुआ है तो अगली गारंटी देंगे, उस पर विश्वास के चांसेस बहुत हैं। अगर एक साथ सब कुछ कर देते तो लोग फिर क्या बोलते हैं, थैंकलेस हो जाते हैं, और अरे और भी उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर वो उल्टा नेगेटिव जा सकता है। तो जो टुकड़े टुकड़े में करके जो देने का होता है ना तरीका, वो आपको एक विश्वास की यात्रा पे लेके जाता है और कमिटमेंट क्रिएट करने के चांसेस मुझे लगता है काफ़ी अच्छी रणनीति से लड़ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि बूथ लेवल पे वो अपने लोगों को क्या मैसेज, बूथ तक इंश्योर कर लेंगे, घर घर का विजिट इंश्योर कर लिया, तो ये चुनाव कांग्रेस के हाथ में संभव है।